परिभाषा, सिद्धांत, अनुशासन, क्षेत्र एवं सीमाएं, योग चिकित्सा के और जीवन शैली में एवं आहार की भूमिका, समग्र स्वास्थ्य हेतु योग। पेपर 1 के यूनिट 1 पे कंसंट्रेट करेंगे हम लोग इस पर। और पहले बात करेंगे योग चिकित्सा का अर्थ और परिभाषा, फिर सिद्धांत। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोधा। और योग चिकित्सा की परिभाषा क्या हो सकती है? योग के माध्यम से चिकित्सा। अब आपको ध्यान रखना है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध जो योग की परिभाषा है, उसके माध्यम से योग चिकित्सा हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। केवल और केवल योग क्या है? योग संयम है। योग सूत्र में इसमें विस्तार से चर्चा भी है। केवल और केवल संयमित जीवन जी करके हम लोग स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप सभी समझदार लोग हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या है? छोड़ दो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग के माध्यम से चिकित्सा संभव है। और वो कैसे संभव है? केवल संयम के माध्यम से। योग के विभिन्न आयामों का यदि हम पालन करें तो प्रिवेंशन हो गया। और वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, चिकित्सा हो गई। वैसे योग चिकित्सा का जो परिप्रेक्ष्य है वो हठयोग के संदर्भ में है। हठयोग में शोधन, आसन, प्राणायाम, ये सारे जो भौतिक क्रियाएं हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, माध्यम करते हैं, क्योर भी करते हैं। लेकिन योग चिकित्सा में केवल हठयोग नहीं आता। योग चिकित्सा के अंतर्गत हठयोग भी आता है, पातंजल योग भी आता है, बाकी योगाभ्यास भी आते हैं। तो जो फिजिकल हेल्थ तक सीमित है वो हठयोग के माध्यम से। लेकिन हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है ना। हेल्थ हमारा फिजिकल, सोशल वेलबींग भी तो है। इसलिए इनकम्प्लीट हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या है? योग के कंप्लीट पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें राजयोग भी आएगा, कर्मयोग भी आएगा, भक्ति योग भी आएगा, ज्ञान योग भी आएगा और हठ योग भी आएगा। हठ योग से सत्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, ये फिजिकल हेल्थ। भक्ति योग से इमोशनल हेल्थ, ज्ञान योग से मेंटल हेल्थ, इस तरह से कर्मयोग से सोशल हेल्थ। तो जब फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग होगा, फिर कंप्लीट हेल्थ आएगा। और ये योग के माध्यम से, या कहिए कि समग्र योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना है। योग चिकित्सा क्या है? चिकित्सा का अर्थ है जब कहीं कोई बीमारी आ गई, फिर उसका निदान कैसे करें, उसका समाधान कैसे करें। योगाभ्यासों के माध्यम से की जाने वाली शारीरिक देखभाल, या कहिए कि स्वास्थ्य को अचीव करने की प्रक्रिया, वो योग चिकित्सा है। योग चिकित्सा के अंतर्गत योग के विभिन्न आयाम,
जिसमें यम नियम भी है, आसन प्राणायाम भी है, मुद्राबंध भी है, धारणा भी है। ये सभी आयाम सम्मिलित स्वरूप में कार्य करते हैं। योग चिकित्सा का अर्थ और परिभाषा इसी रूप में है कि योग के माध्यम से चिकित्सा, योग का चिकित्सकीय स्वरूप, ये योग का अर्थ, योग चिकित्सा का अर्थ हो गया। और योगिक अभ्यासों के माध्यम से शारीरिक देखभाल की प्रक्रिया योग चिकित्सा कहलाती है। अब दो चीजें आपको यहां पे मैं और स्पष्ट कर दूं। पहली बात ये कि जो सामूहिक योगाभ्यास है वो योग चिकित्सा नहीं है। हम लोग अक्सर बड़े बड़े पांडालों में, बड़े बड़े सत्संग हॉल में योग चिकित्सा शिविर होते हुए देखते हैं। तो निश्चित रूप से आपको उस सामूहिक योगाभ्यास में और योग चिकित्सा में अंतर समझना होगा। योग चिकित्सा का मतलब है इंडिविजुअल केयर। पर्टिकुलर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, और जब तक इंडिविजुअल केयर नहीं हुआ, इंडिविजुअल योगिक पैकेजिंग नहीं दी गई, यौगिक पैकेज नहीं दिया गया, तो फिर वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए योग चिकित्सा नहीं हुई। हाँ, निश्चित रूप से वो भी उस लाभ को प्राप्त करेगा। योगाभ्यास के लाभ से कोई भी वंचित नहीं रह सकता, इसलिए योग का लाभ तो उसे मिलेगा, लेकिन योग चिकित्सा नहीं हुई। जैसे कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सामान को लेने के लिए किसी दुकान पर जाए और वो सामान वहां उसे ना मिले, लेकिन उस दुकान पे तो और भी सामान मिलते हैं, वो कुछ और लेके आ गया, तो ये नहीं कहेगा कि हमारी मार्केटिंग पूरी हो गई, उसकी मार्केटिंग अधूरी रह जाएगी। उस सामान की खोज में उसे दोबारा किसी और दुकान पे जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से योग के क्षेत्र में जब हम आते हैं, योगाभ्यास जब हम करते हैं, तो हम खाली हाथ नहीं लौटते, कुछ न कुछ तो हमें मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी डिजीज के वजह से, उसके ट्रीटमेंट के पर्पज से जब हम योग चिकित्सा में आते हैं, तो फिर वो मास क्लास, ग्रुप क्लास से बात नहीं बनेगी। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि मास क्लास इज नॉट ए योगा थेरेपी। योगा थेरेपी रिक्वायर्स इंडिविजुअल केयर एंड इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सन टू पर्सन। चिकित्सक और रोगी के बीच में जब एक व्यक्तिगत संवाद स्थापित होता है, उसके पश्चात ही योग चिकित्सा संभव है। दूसरी बात जो हमें यहां पे और स्पष्ट करनी है वो ये कि योग चिकित्सा केवल सरलीकृत तरीके से योगाभ्यास कर लेना ही योग चिकित्सा नहीं है। योग चिकित्सा में, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन, उसी तरह से योग चिकित्सा में भी अनुशासन आवश्यक है। उसके पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उसके पर्टिकुलर सिद्धांत हैं, उनका अपना एक तरीका है, और उसके उन सब के सम्मिलित स्वरूप से ही योग चिकित्सा होती है। इसके बगैर यदि कोई कहता है तो संभव नहीं है। अनुशासन क्या है? जैसे हठयोगिक अभ्यासों में स्टेप्स हैं, पहले षटकर्म, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर मुद्राबंध, फिर आगे के धारणा, ध्यान इत्यादि। उसी तरह से योग चिकित्सा के लिए जब हम आते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्टेप वाइज चलना है। षटकर्मों का अभ्यास पहले करेंगे, फिर आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। दूसरा, केवल योगाभ्यास कर लें और बाकी चीजों पर ध्यान, बाकी क्या चीजें, बाकी अनुशासन जैसे नियमितता, निरंतरता, वो नहीं करें तो संभव नहीं है, योग चिकित्सा नहीं हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवनचर्या और आहार, इसमें यदि हमने परिवर्तन नहीं किया
तो फिर योग चिकित्सा के लाभ हम नहीं ले पाएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो जब हम योग के क्षेत्र में आएंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन योग चिकित्सा नहीं हुई। चिकित्सा तो आदमी को समग्र स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तो आप योग के अभ्यास करेंगे, योग का लाभ आप लेंगे, लेकिन चिकित्सा तब होगी जब हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे। एक तो स्टेप वाइज, दूसरा नियमितता, निरंतरता, और तीसरी बात कि हमें दिनचर्या में, खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये जब सम्मिलित रूप में हम अपने जीवन में लेके आएंगे, फिर वो योग चिकित्सा का अनुशासन, योग चिकित्सा का स्वरूप अपने समग्र रूप में आपको लाभ दे पाएगा। योग चिकित्सा का लाभ आप तब निश्चित रूप से ले पाएंगे। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, इस सेमेस्टर में आपके 3 थ्योरी पेपर हैं। पहला है योग चिकित्सा, दूसरा है वैकल्पिक चिकित्सा, तीसरा है आहार एवं पोषण। तो ये जो आहार और पोषण वाला पेपर है वो योग चिकित्सा को कंप्लीट करता है। कंप्लीट नहीं करता, कंप्लीट करता है। योगिक थेरेपी और डाइट के साथ में यदि हम आप योगा थेरेपी करते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल और कहिए कि पावरफुल हो जाता है। एक पेपर इस बार में आपको करना है, वो एस्से का या डिसर्टेशन। तो आप लोगों के पास में मौका है, अभी डिसर्टेशन लिख सकते हैं। ध्यान रहे, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं। ये बैठे बैठे आप संदर्भों का पालन करते हुए और जिस तरह से आपके सिलेबस में बताया हुआ है कि किन किन विषयों का ध्यान रखना है, फिर आपको डिसर्टेशन लिखना है। तो आप चाहें तो डिसर्टेशन लिखें या फिर आलेख के लिए तैयारी कर लें, वो भी सिलेबस आपके पास में उपलब्ध होगा। नहीं तो वो आपके वेबसाइट पे uspb.ac.in पे उपलब्ध है। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था योग चिकित्सा की। योग चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और अनुशासन। तो अर्थ चर्चा हो गई, परिभाषा चर्चा हो गई, सिद्धांत मैं अभी थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा, अनुशासन जो कि आपको अभी हमने संक्षेप में बताया। एक तो नियमितता, निरंतरता, दूसरा सिस्टमेटिक जाना है, पहले सटकर्म, फिर आसन, फिर प्राणायाम, इस तरह से स्टेप वाइज जाना। तीसरा दिनचर्या और आहार का ख्याल करना है। चौथी और विशेष महत्वपूर्ण बात ये, अब हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो योग चिकित्सा के लिए एक कुशल प्रशिक्षक की, चिकित्सक की आवश्यकता है। आप किताब पढ़ करके, टीवी देख करके या ऐसे ही कोई रास्ता चलते किसी से फोन पे पूछ लिया और थेरेपी करने लग गए, ये ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है। या आपने किसी को फोन, आप सब एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप निकलेंगे क्लास से और आपको लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो मैं तो योग कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमें बताओ हमारी ये समस्या है। तो आप उनको अपने सीमित ज्ञान में से कुछ उनको भी दे देंगे और वो क्या होगा, वो हो सकता है कि सटीक निशाने पे लग जाए। वो कल से आपको प्रणाम करना शुरू कर दे कि आपने तो मुझे बहुत अच्छी चमत्कारिक चीज बता दी और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया।
और आपको उसके बाद लगने लगा कि मेरे जैसा तो योगा थेरेपिस्ट कोई है ही नहीं, मैंने उसको बताया और ठीक हो गया। ये अधकचरा ज्ञान ये आपके लिए भी और उसके लिए भी, यानी नए किसी पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक तो आपको रास्ता चलते या फोन पे या ऐसे आधी जानकारी के बगैर किसी को अपने ज्ञान में से कुछ निकाल के नहीं देना चाहिए। अब दुनिया इमोशनल है, आप भी इमोशनल फूल हो जाते हैं कभी कभी, उनके कहने पे आप आ गए कि अरे बेचारा परेशान है और उससे हमने नहीं बताया तो हमारा ज्ञान किस काम का। आप टाइम लीजिए, आप अध्ययन कीजिए और फिर उनको बताइए कि हमें जो है आपके डिजीज को पूरा देखना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है, हमने आज आपको बताया कि डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या क्या योगाभ्यास कराना चाहिए। कल एक डायबिटीज का पेशेंट आपको मिल गया और आपने क्या किया, आपने आज की कक्षा के आधार पर उन्हें डायबिटीज मैनेजमेंट के उपाय बता दिए और वो उसको लाभ हो गया। अगले दिन कोई दूसरा पेशेंट आपको मिल गया और वो डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंसिव भी है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। उसने कहा जी मेरे को डायबिटीज है, उसने हाइपरटेंशन वाली बात आपसे छुपा ली, आपने डायबिटीज वाला पैकेज उठाया और उसे दे दिया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हो सकता है हॉस्पिटलाइज करना पड़े। अब वो परेशान होगा, आपको भी परेशान करेगा, आपके योग के ज्ञान की ऐसी तैसी कर देगा, भगवान ने करे आपको जेल न जाना पड़े। लेकिन ये बात तो तय है कि अब की बार वो कभी किसी योग के विद्यार्थी या योगाभ्यासी योगा थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो योग वाले तो जान मार देते हैं। तो आपके अधूरे ज्ञान की वजह से हमारा पूरा का पूरा योग का जो सिस्टम है, योग का जो स्ट्रीम है, वो निश्चित रूप से योग स्ट्रीम के लोग बदनाम हो जाते हैं, हमारा योग का स्ट्रीम फेल हो जाता है। तो योग चिकित्सा बगैर पूरी जानकारी के नहीं करनी चाहिए। तो योग चिकित्सा का सबसे पहला अनुशासन क्या है, एक्सपर्ट की सलाह लें। जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रुप क्लास योगा थेरेपी नहीं है, तो किसी एक्सपर्ट से इंडिविजुअल मिलें और अपनी डिटेल जानकारी दें। उसमें आपको ये भी बताना चाहिए कि आपकी इस पर्टिकुलर डिजीज के अलावा और क्या क्या समस्या है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण के स्वरूप बताया कि डायबिटीज के साथ क्या हाइपरटेंसिव भी है, क्या उनकी हाइपर एसिडिटी भी है, क्या साथ में वो किडनी के डिसऑर्डर के भी शिकार हैं, क्या उनके लिवर में भी कोई इन्फेक्शन है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो उसके केस को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। और आपने कंसंट्रेट कहाँ किया, आपने कंसंट्रेट किया उनके घुटने दर्द पे, आपने कंसंट्रेट किया उनके कमर दर्द पे, और उस हिसाब से आपने योगाभ्यास बताया और वो इफेक्टिव नहीं रहा, या कहिए कि कहीं पे उसने साइड इफेक्ट कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट है कई लोगों का कि योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये अपने मन से वहम हटा दीजिए। आगे हमें इस बात पे भी चर्चा करना है कि योग चिकित्सा की सीमाएं क्या क्या हैं, तो उस संदर्भ में भी इस बात को नोट करिएगा। योग चिकित्सा की सीमाएं असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि हर डिजीज में या कहिए कि योग से सब ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। योग से सब ठीक नहीं होता। आप किसी ऑपरेशनल केस में, किसी एक्सीडेंट के केस में दखल नहीं कर सकते। इवन बहुत सारे डायग्नोसिस के केसेस में योगा थेरेपी क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। आपको भी मॉडर्न मेडिसिन के डायग्नोस्टिक सिस्टम का सहयोग लेना ही पड़ता है। तो फिर ये कहिए कि कोई भी थेरेपी सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, योग थेरेपी भी नहीं है। योग में कंप्लीट करने के उपाय हैं,
योग का जो होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें कि जैसा कि हमने बताया कि इसमें हेल्थ के सभी आयामों को डील करने का उपाय है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, सभी वेलबींग को हम ध्यान में रखते हैं। तो फिजिकल के लिए षटकर्मासन प्राणायाम, मेंटल के लिए इमोशनल के लिए भक्ति योग, सोशल के लिए कर्मयोग, स्पिरिचुअल के लिए फिर भक्ति योग, ईश्वर पर ध्यान इत्यादि। तो ऐसे जब होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलेंगे तो होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति किन किन डिजीजेज से प्रभावित है। हो सकता है कि वो केवल फिजिकल हेल्थ से प्रभावित ना हो। आज के ज़माने में जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। आप सभी इस बात को समझते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां मनोकायिक हैं, पहले मन में आई हैं, शरीर में, बाद में प्रभावित करती हैं। इसलिए योगा थेरेपिस्ट का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये भी कि पहले वो उसके मेंटल लेवल को हील करे, उसके मेंटल लेवल को डील करे। यदि वो स्ट्रेस का या एंजाइटी का, डिप्रेशन का पेशेंट है तो वो निश्चित रूप से उसके शरीर पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो एट ए टाइम आप दोनों ही जगह फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी प्रभाव डालेंगे। योग के अभ्यास इस तरह से कराएंगे कि उन दोनों ही क्षेत्रों पर प्रभाव डाले, तो निश्चित रूप से योग का अभ्यास या कहिए कि योग चिकित्सा आपकी ज्यादा कारगर होगी। तो योग चिकित्सा को आप सीमित मत करिए। योग चिकित्सा के, योग का जितना आपका ज्ञान है उन सब का अपना अपना यूज है, उनके सबके अपने अपने अप्रोच हैं। उन होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान रखिए। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए कि योग चिकित्सा कोई सामान्य चिकित्सा नहीं है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में आप जाते हैं तो हर डिजीजेस के ऊपर अलग अलग मेडिसिन उपलब्ध हैं। सर दर्द है तो ये गोली ले लो, पेट दर्द है तो ये गोली ले लो, हार्ट की समस्या ये ले लो। अब आप कई बुजुर्गों को देखते होंगे कि वो ढेर सारा अपना एक डब्बा निकालते हैं और उसमें से कई सारी गोलियां निकालते हैं। ये काहे की है, ये कोलेस्ट्रॉल की, ये काहे की, ये ब्लड को पतला करने की, ये काहे की, ये हार्ट के लिए, ये काहे के लिए, ये कमर का दर्द रहता है मुझे। तो सबके साथ में फिर एक मल्टीविटामिन की गोली है। ऐसा करीब 5-6 गोलियां एक साथ लेते हैं और तब जाकर के वो उनका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो फिर हम ऐसा कैसे मान लें कि योग थेरेपी अकेला ही कोई काम कर देगी? आपको भी अपने उस योग के पैकेज में से, अपने योग के हाटक पेटिका में से हर तरह की दवाइयां निकालनी पड़ेंगी, हर तरह के अभ्यास निकालने पड़ेंगे और उनका एक साथ प्रहार करना पड़ेगा जो योग के माध्यम से रोगियों को ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। योग के समग्र स्वरूप को जब हम लेके आएंगे तब समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो योग चिकित्सा का जो अनुशासनात्मक हिस्सा है उसमें कई और बातें हैं। सबसे पहली बात, चिकित्सक, एक कुशल चिकित्सक, एक कुशल प्रशिक्षक का आपके समक्ष होना ज्यादा जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समय, परिवेश। जो प्रातः काल का समय है योगाभ्यास के लिए वो सबसे। राहुल सेन जी सवाल कर रहे हैं, कपालभाति में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, स्वस्थ व्यक्ति को कितना करवा सकते हैं एक साथ में? स्वस्थ व्यक्ति तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल रखिए, 100 से 200। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। खास करके यदि यंग है, स्वस्थ में भी कई कैटेगरी है ना, एक यंग 20 साल का भी है, एक यंग 40 साल का भी है, तो उनके हिसाब से
यदि बहुत ही यंग है बच्चा, 18-20 साल का है, तो 250 से 300 से तक करे। और यदि कोई 40-50 के उम्र के हो गए, 40-45 के उम्र के हो गए, तो वो 25-25 के पैकेज में, या कि 25 बार या 50 बार के ग्रुप में ऐसे वो स्टेप वाइज करें, और 200-250 तक वो भी जा सकते हैं, लेकिन रुक रुक करके। 25 बार 50 बार किया, फिर रुक गए, फिर 25-50 बार किया, फिर रुक गए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अभी मैं यही चर्चा कर रहा था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए उसकी कंप्लीट डायग्नोसिस, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इवन स्पिरिचुअल लेवल पे भी उसकी डायग्नोसिस यदि हम कर लेते हैं, फिर उनके लिए योगाभ्यास बताना आसान हो जाता है। या कहिए कि अब जब हम उनके लिए योगाभ्यास बताते हैं तो वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है।